I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. इसी स्पीच के साथ डोनाल्ड ट्रंप अब बन गए हैं इस पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल देश के प्रेसिडेंट, और एज ए प्रेसिडेंट इनके फ्यूचर में कुछ एक्शंस ये जो ले सकते हैं आज हम उन पर एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, पिछले साल 2024 में ट्रंप ने इलेक्शंस में एक जीत, काफ़ी महत्वपूर्ण जीत हासिल की और उसके बाद काफ़ी सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। जो सबसे बड़ा जियोग्राफिकली और पॉलिटिकली इनका मूव हो सकता है वो अकॉर्डिंग टू इनके ट्वीट्स एंड पोस्ट वो हो सकता है एक्वायरिंग कनाडा। वाई कनाडा? कनाडा ही क्यों? देखिए, कनाडा की जो इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से रिलाई करती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे, क्योंकि कनाडा का जो टोटल एक्सपोर्ट्स है उसका 75% से ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएसए को होता है। यानी कनाडा जितने पैसे कमाता है उसका 75% पैसा उसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आता है। तो आप देख लीजिए, कमाई का 3/4 से ज़्यादा बड़ा हिस्सा यूएसए से आता है। अगर यूएसए जो है वो कनाडा पे टैरिफ इम्पोज कर देता है, जो कि रिपोर्ट्स भी हैं कि वो 100% टैरिफ लगा सकता है, तो उसके बाद अगर $10 की कोई चीज़ अभी सेल करता है कनाडा यूएसए के मार्केट में, तो वो उस टैरिफ के बाद वही सेम चीज़ $20 की हो जाएगी और अमेरिकन जो लोकल गुड है वो उससे चीप रहेगा। तो इस वजह से जो है वो डिमांड कम हो गया कनाडा के गुड की अमेरिका के अंदर, और कनाडा की इकोनॉमी को इससे सफ़र करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो कनाडा की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वहाँ से पर्टिकुलरली एक्सपेक्ट किया जा सकता है चाइनीज़ नेवल फोर्सेस और रशियन नेवल फोर्सेस को, और दोनों को काउंटर बैलेंस भी किया जा सकता है। इसके अलावा कनाडा की जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है, काफ़ी रिच इन मिनरल्स है, और कनाडा जो है वो 3rd लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व कंट्री भी है पूरे वर्ल्ड का, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिपेंडेंसी ऑन मिडल ईस्ट एंड गल्फ है फॉर पेट्रोलियम उसको भी कम करेगा अगर कनाडा उनका इंटीग्रेट पार्ट बनता है। और कनाडा से काफ़ी ज़्यादा लोग जॉब करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में आते हैं, उन्हें भी ईज़ होगा। तो इसीलिए यूएसए जो है वो अपने आप को डेमोक्रेसी का प्रोटेक्टर तो बोलता है, पर अगर वो कनाडा को मिलिट्री वाइज क्लेम करता है तो ये तो फिर वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी ला सकता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फर्स्ट कंट्री होता है। जब भी कोई कंट्री दूसरी कंट्री पे वॉर करता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमेशा पहला वो देश होता है जो उस चीज़ को विरोध करता है, उस चीज़ की निंदा करता है। लेकिन अगर खुद अमेरिका ही ऐसा करेगा तो रशियन आर्मी भी इन्वेड करेगी, चाइनीज़ आर्मी भी इन्वेड करेगी अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को, और हो सकता है कि इंस्टेबिलिटी हो जाए वर्ल्ड में लगभग। लेकिन रशिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये ट्राई करेगा कि हम यूएन के थ्रू रेफरेंडम करवाएं कनाडा में, जिसके अंदर रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि कैनेडियन सिटीजन्स वोट डालेंगे कि उन्हें कनाडा के साथ रहना है या फिर उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मर्ज होना है। वो कैनेडियन सिटीजन्स डिसाइड करेंगे। जो की रिपोर्ट्स भी थी कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई उसके बाद ऑन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप को विजिट किया, तो उसके अंदर ये रिपोर्ट्स निकल के आई कि ट्रंप ने ऑफ़र किया था कि आप कनाडा को इंटीग्रेट पार्ट बना दीजिए और हम आपको कनाडा का गवर्नर बना देंगे एज ए स्टेट। पर इस पर जस्टिन ट्रूडो ने फिर अपने रिमार्क्स रखे और उन्होंने अब तो रेजिग्नेशन भी दे दिया है कि वो जल्द से जल्द स्टेप डाउन हो जाएंगे अपनी पोस्ट से और उनकी पार्टी किसी और को बनाएगी। वैसे कनाडा में इलेक्शन भी हैं इस बार 2025 में, तो काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कनाडा का ट्रंप के अब जो फैसले होंगे उस पर, क्योंकि ट्रंप ने जो हिंट्स दी हैं वो ऐसे ही उन्हें इग्नोर करने वाली नहीं है। वो वार्निंग्स या हिंट्स कह दीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर के अंदर कन्वर्ट होंगी, ऐसा सभी को लग रहा है। इसके अलावा उन्होंने टैरिफ का डर दिखाया है, मिलिट्री का डर दिखाया है, इकोनॉमिक करप्ट करने का या फिर डिस्ट्रॉय करने का डर दिखाया है। तो काफ़ी ज़्यादा फियर वो या फिर कह लें कि चैलेंज कर रहे हैं वो कनाडा की सोवरेनिटी को। सो देखते हैं, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में डालिएगा। यूएसए ने 1903 में पनामा कनाल को बनाने और उस पर कंट्रोल करने के लिए पनामा कंट्री, जो कि उस वक्त ब्रिटिश किंगडम के अंडर थी, उससे राइट लिया था और उसके बाद उसे कंटिन्यूसली यूएसए ही कंट्रोल करता आ रहा था। पर आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पनामा
1977 में यूएसए और पनामा कंट्री के बीच टॉर्जिस कार्टर ट्रीटी साइन की जाती है, जिसके अनुसार दिसंबर 1999 तक जो फुली हैंडओवर कर देगा यूएसए उस कैनाल के राइट्स पनामा कंट्री को, और वहाँ से जितनी भी शिप्स गुजरती हैं उनको पनामा कंट्री से परमिशंस लेनी होंगी। देखिए, ये जो पनामा कैनाल है ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है, यानी अगर आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न यूएसए को अगर आपको बाय सी जोड़ना है तो आपको पहले साउथ अमेरिका के नीचे से आना पड़ता था, लेकिन ड्यू टू पनामा कैनाल वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम हो जाता है जब आप उनके बॉर्डर से पनामा कैनाल के थ्रू आते हैं। इसी बात का हवाला देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पनामा कैनाल चौक होती है तो हमारी नेवल फोर्सेस चौक हो जाएंगी, हमारा गुड सप्लाई चौक हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी सफ़र कर सकती है, इसलिए पनामा कैनाल हमारा राइट है, हमें ये चाहिए एट एनी कॉस्ट। और जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि सर आप पनामा कैनाल इकोनॉमी से ले सकते हो लेकिन अगर उससे बात नहीं बनती है तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इफ़ नॉट इकोनॉमी देन मे बी मिलिट्री। तो ये साइंस कुछ अच्छे नहीं थे। सेम उनका जो रुख है वो ग्रीनलैंड के ऊपर है। ग्रीनलैंड जो है वो अभी यूनाइटेड किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंडर आता है, यानी डेनमार्क जो है वो डायरेक्टली रूल करता है ग्रीनलैंड पे, क्योंकि ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन केवल और केवल 56,000 है, बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस बहुत हार्श हैं, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है सर्दियों में, मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ पे यूएसए का एक एयरफोर्स बेस भी है काफ़ी बड़ा, जिसके अंदर लगभग 650 पर्सनल्स मौजूद हैं। देखिए, जिस कंट्री की पॉपुलेशन 56,000 है वहाँ पे 650 पर्सनल्स यूएसए के मौजूद हैं। ये दिखाता है कि यूएसए का जो सिग्निफिकेंस है वो वहाँ पे कितना तगड़ा है। और यूएसए को इसलिए चाहिए क्योंकि ग्रीनलैंड की जो पोजीशन है वो यूरोप के पास है, और रशियन जो इम्पैक्ट है वो यूरोप के पास काफ़ी ज़्यादा है, और अमेरिका जो है वो यूरोप से थोड़ी दूरी पे है। तो अमेरिका जो ग्रीनलैंड को यूज़ कर सकता है एज ए सेकेंड बेस, काफ़ी बड़ा बेस, और वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, वॉर प्रैक्टिस इन फॉर रशियन कंडीशन। देखिए, रशिया की भी कुछ कंडीशंस वैसी ही हैं, कुछ रीजन रशिया का भी हार्श है क्लाइमेटिक की वजह से, बर्फ़ जमना ये सब नॉर्मल है रशिया में, तो जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर है, तो वॉर प्रैक्टिस भी हो सकती है। प्लस अपना जो डोमिनेंस है यूरोपियन रीजन में वो भी अमेरिका वापस थोड़ा बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि अभी देखिए फ्रांस काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री में पावरफुल हो चुका है, और यूरोप इकट्ठा होके जब भी आता है तो अलग पावर लेके आता है। इसी बात पे यूएसए ने या फिर कह दे ट्रंप ने ग्रीनलैंड के ऊपर अपना हक जताया था, या फिर उसे लेने के लिए अपने विचार रखे थे। और चुनाव जीतने के बाद जब उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर वहाँ गए थे तो उन्होंने कहा था मैं अपनी डैड की तरफ से मैसेज लाया हूँ कि हम आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे, आप यानी डेनमार्क के जो ग्रीनलैंड के जो लोग थे उनको कहा हम आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे। इसका मतलब था कि वो सीधा ये इशारा कर रहे थे कि हम मिलिट्री वाइज या फिर इकोनॉमिकल वाइज एक ना एक दिन ग्रीनलैंड को ले ही लेंगे डेनमार्क से। ट्रंप के उस मिलिट्री वाले इंटरव्यू के तुरंत बाद फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर जेन नोएल बैरोट का एक रेडियो पे बयान आया था कि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर यूरोपियन यूनियन की सोवरेन बॉर्डर्स को कोई आंख उठा के भी देखता है तो हम इकट्ठे होकर जवाब देंगे। पूरा एक कॉन्टिनेंट हम एक हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं, हमें अपने आप को गैदर करने की ज़रूरत है। इन्होंने पूरे यूरोपियन यूनियन को इकट्ठे होकर यूएसए को तरफ टारगेट करने के लिए ये एक बयान दिया था। उसके बाद जो जर्मन गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने स्टीफन हेबरस्ट्रेट ने उनने कहा था हमारी हमेशा से एक ही प्रिंसिपल था कि फोर्स यानी ताकत के बल पर किसी भी बॉर्डर को नहीं छेड़ा जाना चाहिए। अगर कोई कंट्री खुद जुड़ना चाहती है तो जुड़े, लेकिन आप ताकत के बल पे किसी भी बॉर्डर्स को मत छेड़िए। ये जर्मन गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन का उसके बाद बयान आया था। तो ये इन्होंने काफ़ी हद तक ये कह सकते हो कि अगेंस्ट यूएसए ये स्टेटमेंट्स जारी किए थे। अभी पिछले साल रशिया के कजान सिटी में जब ब्रिक्स समिट हुआ था उसके बाद एक क्लिप या फिर एक वीडियो वायरल हुई थी या फिर एक फ़ोटो वायरल हुई थी जिसके अंदर एक करेंसी दिखाई गई। उसके ऊपर 5 फ्लैग्स थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और इसे ब्रिक्स करेंसी नाम से काफ़ी ज़्यादा वायरल किया गया। और ये एक क्लिप फ़ोटो में पुतिन के हाथ में भी देखा गया ये नोट। इसके बाद सब ने जो जियोपॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं या फिर जो बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कहा कि डी डॉलराइजेशन का प्लान काफ़ी तेज़ी से ब्रिक्स बना रहा है। डी डॉलराइजेशन का मतलब होता है
कि डॉलर को कम यूज़ करना बजाय दूसरी करेंसी को यूज़ करना। देखिए डॉलर की वैल्यू सबसे ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि हर कंट्री जो है वो डॉलर में ट्रेड करती है। इसका रीज़न है क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पास ज़्यादा डॉलर होगा तो आप अमेरिका को देके वहाँ से गोल्ड रिजर्व ले सकते हो या फिर वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बजाय कि आप दूसरी कंट्री की करेंसी लो, क्या पता उस करेंसी की वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज़ होती रहे। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इकोनॉमी का पावर हाउस है या फिर ई सेल है पूरे वर्ल्ड का, तो सभी डॉलर में ट्रेड इसीलिए करते हैं क्योंकि एट द एंड किसी न किसी कंट्री को अमेरिका से ट्रेड डायरेक्टली करना होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको चाहिए अमेरिका से। या तो आप उनके वेपन्स लोगे या आप वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, और उनका जो है वो गोल्ड पर रेट भी बहुत अच्छा है अगेंस्ट डॉलर। ये हर कंट्री अपना पैसा इसीलिए डॉलर में रिजर्व करती है। तो डी डॉलराइजेशन के प्लान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का सीधा सा बयान था कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मैं ब्रिक्स नेशन जितने भी हैं ये 5 कंट्रीज़, इन पे 100% टैरिफ इम्पोज कर दूंगा। इसका मतलब है अगर कोई गुड इंडिया से अमेरिका जाता है जो फ़िलहाल 10 रुपये है इंडियन करेंसी में, उसके ऊपर अगर 100% टैरिफ लगाया जाता है तो उसकी वैल्यू 20 रुपये होगी, यानी जस्ट डबल। और इंस्टेड ऑफ बाइंग इंडियन गुड्स, अमेरिकन सिटीजन्स जो है वो अमेरिका का गुड बाय करेंगे। देखिए इंडिया चाइना यहाँ पे चीप लेबर है, इस वजह से जो गुड है वो काफ़ी सस्ता बनता है और वो इंपोर्ट किया जाता है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के अंदर जो लेबर फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो अमेरिका की लेबर होगी, जो गुड इंडिया 10 रुपये में बेचती है वो वहाँ 15 का होगा, पर आफ्टर टैरिफ इंडिया का गुड होगा 20 रुपये का और अमेरिका का गुड होगा 15 से 17 रुपये का। तो अब फिर इंडिया की इकोनॉमी को सफ़र करना पड़ेगा, यानी इंडिया ही नहीं, चाइना, रशिया, ये सब यूएसए से काफ़ी हद तक ट्रेड करते हैं, साउथ अफ्रीका, यहाँ तक कि चाइना तो काफ़ी ज़्यादा, कनाडा के बाद चाइना ही ट्रेड करता है यूएसए से सबसे ज़्यादा। इस पर जब रशिया ने जवाब दिया कि हमें डॉलर को कमज़ोर करने के लिए कोई प्लान नहीं बनाया है, हमने तो केवल एक अल्टरनेट ऑप्शन निकाला है, क्योंकि यूएसए जो है वो पॉलिटिकल रीजंस के हिसाब से रिस्ट्रिक्ट कर देता है डॉलर के साथ ट्रेड करना या फिर उसी कंट्री के साथ ट्रेड करना। जैसे कि अभी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया था, उसके बाद से ना ही तो यूएसए ने डायरेक्टली रशिया से ट्रेड किया है, ना ही यूरोपियन यूनियन ने। ऐसी सिचुएशन में जो रशिया के पास है डॉलर की जो रिजर्व्स हैं वो ख़त्म होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में रशिया जो है वो अपना क्रूड ऑयल इंडिया को भेजता है और इंडिया की रिफाइनरीज उसे रिफाइन करके यूएसए और यूरोपियन यूनियन को भेजती है, और उसका जो कुछ परसेंट हिस्सा है वो इंडिया रखता है, और जो अमाउंट है जो यूएसए को और पहले जो बिफोर वॉर जो है पैसे लगते थे वो सारे रशिया को मिलते हैं। तो ऐसे रशिया अपना डॉलर रिजर्व मेंटेन रखता है। पर इसमें काफ़ी ज़्यादा बातें ये आती हैं कि इंडिया को भी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, उसे भी बार बार थ्रेट मिलते हैं कि हम आपको सैंक्शंस लगा देंगे। चाइना भी सेम चीज़ कर रहा है अपनी रिफाइनरीज़ के थ्रू। तो अभी इन 3 कंट्रीज़ ने रशिया की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल इसी वजह से रख रखी है, चाइना और इंडिया की वजह से। तो ऐसे में ये एक अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी करेंसी को एज ए पॉलिटिकल वेपन यूज़ नहीं करना चाहिए। ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि डॉलर अभी भी सबसे बड़ी ग्लोबल करेंसी रहेगी, उसे पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ करना थोड़ा सा अनट्रस्टेबल बनाता है। तो आप बताइएगा कि इन जो फैक्टर्स मैंने आपको अभी बताए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, आपके इसमें क्या ओपिनियन है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि ट्रंप कैसा एक्शन करेंगे इन तीनों ही चीज़ों पे, कि पनामा कनाल, ग्रीनलैंड, ब्रिक्स के अगेंस्ट, और सबसे बड़ा कनाडा के अगेंस्ट जो उनका नेबर है। और काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हो सकती है वर्ल्ड में। देखिए आने वाले 5 साल राइट विंग गवर्नमेंट है लगभग हर कंट्रीज़ में। इटली में भी राइट विंग गवर्नमेंट है, इंडिया में भी राइट विंग गवर्नमेंट है, और यूएसए में भी अब राइट विंग गवर्नमेंट आ चुकी है। तो एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं, अब बड़े एक्शंस लिए जाएंगे हर कॉन्टिनेंट, हर कंट्रीज़ में। और अभी जो इजराइल ने भी है वो सीज़ फायर कर दिया है हमास के साथ। और तो ये भी शायद कुछ लोग तो कयास लगा रहे हैं कि यूएसए की इम्पैक्ट है या फिर ट्रंप का इम्पैक्ट है। इस पर हम देखते हैं, एक वीडियो बनाएंगे अगर होता है तो। पर अभी के लिए तो न्यूज़ यही है कि हमास और इजराइल का सीज़ फायर हो चुका है। तो आप अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।